हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस लेसन का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो ये है एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास एंड मोलार मास। इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। यानी कि मोल कॉन्सेप्ट्स के लिए जितने बेसिक टर्म्स की ज़रूरत है, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सारा टॉपिक आज के लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस में बैठ जाइए, लेक्चर को इत्मीनान से देखिए और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके लिए आप खुद के नोट बना लीजिए, जो आपको समझने के लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने 10th स्टैंडर्ड में हम पीरियोडिक टेबल देखे थे और पीरियोडिक टेबल में पूरे 118 एलिमेंट्स को हमने स्टडी किया था। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे करके हमने बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी की थी। राइट, तो अभी आज समझना होगा कि एटम और मोलिक्यूल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसके आगे हम ये समझेंगे कि इनका मास और एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, सबसे पहला देखते हैं कि एटम क्या होते हैं। एटम और दूसरा है मोलिक्यूल। ठीक है, देखो, जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हमने देखे हैं, तो जो सिंगल एलिमेंट्स है उन्हें कहते हैं एटम। जैसे हाइड्रोजन अकेला सिंगल है तो एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ये सब क्या है, सिंगल एलिमेंट्स है। तो जो सिंगल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं एटम्स। ठीक है, मोलिक्यूल का मतलब ये होता है कि मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा एटम जब साथ में रहते हैं तो उसे कहते हैं मोलिक्यूल। अब जैसे हमने कहा कि यहाँ हाइड्रोजन मोलिक्यूल है, ठीक है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, नाइट्रोजन मोलिक्यूल है। आपको पता है ना ये हाइड्रोजन में कैसे होते हैं, दो हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनती है। ऐसे ऑक्सीजन का देखो, दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह दो नाइट्रोजन एटम्स मिलकर एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना है। देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन, इस तरह हाइड्रोजन, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। दूसरा एग्जांपल लेते जैसे H2O। अब ये भी मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये मॉलिक्यूल है। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। यानी कि एक से ज्यादा एटम साथ में रहे तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल, और अगर सिंगल एलिमेंट्स होते हैं तो उन्हें कहते हैं एटम। ये बात समझ में आ गई। अभी हमें मोल कॉन्सेप्ट को समझना है, तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझकर हम आगे के टॉपिक को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, देखो, एक डजन लिया मैंने, एक डजन। अब आपको पता है डजन सुनते ही नंबर याद आ जाता है 12, यानी कि 12। 1 डजन मतलब 12 नंबर। राइट, तो जैसे अगर मैंने कहा कि 1 डजन बनाना, तो ये हो जाएगा 12 बनाना, 12 बनाना। राइट, दूसरा 1 डजन एप्पल, तो कितने एप्पल हो जाएंगे, 12 एप्पल। मैंने कहा कि 1 डजन एरोप्लेन, यानी कि हो जाएंगे 12 एरोप्लेन। अब आप पूछोगे सर ये जो बता रहे हो वो कोई लॉजिक नहीं। 1 डजन एरोप्लेन कौन बोलता है, मुझे पता है बोलते नहीं। हमें समझना ये हुआ कि डजन आ रहा है मतलब 12। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या ले रहे हो, उसकी साइज क्या है, वो है क्या, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ये समझना है कि 1 डजन एरोप्लेन मतलब 12 एरोप्लेन। डजन आ रहा है मतलब 12। अब बाजू में एरोप्लेन हो, एप्पल हो, मैंगो हो, बनाना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डजन से समझना है, समझा। सिमिलरली केमिस्ट्री में आप एक वर्ड सुनोगे बार बार, और वो है मोल, 1 मोल। अब 1 मोल मतलब होता है कि 1 मोल का मतलब होता है कि 6.022 10⁻23 नंबर होता है। जैसे 1 डजन मतलब 12 नंबर होता है, वैसे 1 मोल मतलब इतने नंबर होते हैं, समझे।
अब इस नंबर को है ना एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, अब एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। समझ में आया? एवोगैड्रोस नंबर को Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात समझो कि 1 मोल मतलब इतना नंबर, इस नंबर को ही एवोगाड्रो नंबर कहते हैं और इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। समझा? जैसे 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना, वैसे अगर मैं कह दूं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम मतलब कितना एटम, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना, वैसे ही 1 मोल हाइड्रोजन एटम मतलब इतने हाइड्रोजन एटम। जैसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान के चलो कि कंटेनर है, तो हाइड्रोजन इधर एक है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ऐसे ही हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए। 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि इतने लोग हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, इसका मतलब ये है। समझा? दूसरा देखते हैं। यहां मैंने ऐसा बोल दिया कि 1 मोल H2O मोलेक्यूल बोल दिया, ठीक है। थोड़ा अभी मोलेक्यूल लेते हैं। 1 मोल H2O मोलेक्यूल मतलब कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मोलेक्यूल हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब क्या, अगर मैंने कंटेनर लिया तो इस कंटेनर के अंदर ये जो H2O मोलेक्यूल्स है वो कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए। इसका मतलब एक H2O मोलेक्यूल यहाँ पर, दूसरा H2O मोलेक्यूल इधर, तीसरा H2O मोलेक्यूल यहाँ, फोर्थ वाला इधर, फिफ्थ वाला इधर। ऐसे H2O पूरे कितने होने चाहिए, इतने होने चाहिए। क्योंकि ये पूरा क्या है, ये 1 मोल है। ये पूरा क्या था, ये 1 मोल था। समझे? तो अभी आपको 1 मोल का मतलब समझ में आ गया होगा, राइट? कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मैंने कहा कि 1 मोल H2SO4 मतलब कितना हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4। अब ये है क्या, ये तो मोलेक्यूल्स है, तो आप लिख सकते हो मोलेक्यूल है करके। H2SO4 क्या है, ये मोलेक्यूल है। इसका मतलब अगर मैंने कंटेनर लिया तो इसके अंदर H2SO4 एक, दूसरा H2SO4, तीसरा H2SO4, इस तरह H2SO4 पूरे इतने रहने चाहिए, क्योंकि ये 1 मोल है। समझ में आ गया? तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मोल क्या होता है, ये बात तो समझ में आया होगा, है कि नहीं यहाँ पर? तो नेक्स्ट हम आगे समझते हैं। देखो, अभी हमने देखा कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, राइट? तो अभी हम ये समझेंगे कि अगर कोई एक एटम है समझो, ठीक है, तो हम इसका मास निकालेंगे। मास कैसे निकालते हैं मैं समझाऊंगा आगे, बस इतना समझो कि इसका अगर हम मास निकालेंगे तो अगर एक एटम का मास निकालते, जैसे मान के चलो कि मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, ठीक है, तो इसका जब हम मास निकालेंगे तो उसे बोलेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब क्या, एक एटम के मास को बोलेंगे एटॉमिक मास। क्या हुआ, मास ऑफ 1 एटम, इसे कहते हैं एटॉमिक मास। लेकिन अगर मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन एटम एक है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा, पांचवा, ऐसे करके जो हाइड्रोजन एटम्स है ये पूरे होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इतने हाइड्रोजन एटम है, मतलब 1 मोल हो गया। ये हो गया 1 मोल, ठीक है। आप अगर सिर्फ एक एटम का मास निकालोगे तो उसे कहोगे एटॉमिक मास, लेकिन 1 मोल एटम का मास अगर निकालते हो तो उसे कहते हैं मोलार मास। मोलार
मास कहते हैं। समझा? क्लियर हो गई? अब देखो ये जो एटॉमिक मास है ना, जब आप इसका यूनिट देखोगे तो यूनिट को बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। समझा? या अभी मॉडर्न में इसका यूनिट रिप्रेजेंट कर देते, U से रिप्रेजेंट करते। इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट और इसे कहते हैं यूनिफाइड मास यूनिट। समझा? तो अभी क्या करते हैं कि ये जो एटॉमिक मास है इसका यूनिट होगा AMU या फिर U। आप AMU लिखा तो भी सही है, U लिखा तो भी सही है। समझा क्या? लेकिन अभी के टाइम पे AMU को रिप्लेस करके U लिखते हैं, यानी कि आपको U लिखना होगा। समझा? इसका मतलब क्या है? ये है यूनिफाइड मास यूनिट। और ये जो सिंबल है U, इस सिंबल को है ना डाल्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन। और या फिर आप बोल सकते हो कि डा। क्या कहोगे? डा। ठीक है? तो इस सिंबल को डा करके रिप्रेजेंट, डा करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। बट मैं अभी आगे जब भी करूंगा तो मैं U करके लिखूंगा। समझा? तो जो भी एटॉमिक मास आता है, सिर्फ एक एटम का मास, तो उसका जो यूनिट होगा वो AMU होगा या U होगा। समझे? लेकिन अगर एक मोल मास है, यानी कि एक मोल एटम्स है और इसका मास निकालना है, तो उसे कहते हैं मोलार मास। और इसका जो यूनिट आएगा वो यूनिट आएगा ग्राम पर मोल आएगा। समझ रहे हो? दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। लेट्स से मोलेक्यूल लिया, यहाँ है मोलेक्यूल, और मोलेक्यूल के तौर पे क्या लिया हमने? H2O मोलेक्यूल लिया। ये है H2O मोलेक्यूल। ठीक है? ये जो H2O मोलेक्यूल है, अगर हम इसका मास निकालेंगे, सिर्फ एक H2O मोलेक्यूल का, एक H2O, तो उसको बोलते हैं मोलेक्युलर मास। मोलेक्युलर मास मतलब क्या? ये है मास ऑफ वन मोल, सॉरी, मास ऑफ वन मोलेक्यूल। मास ऑफ वन मोलेक्यूल, एक मोलेक्यूल का जो मास निकालते हो उसे कहते हैं मोलेक्युलर मास। सिर्फ इसका मास अकेले का। लेकिन सोचो कि अगर मैंने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर H2O मोलेक्यूल इधर है, यहाँ H2O मोलेक्यूल है, इधर H2O मोलेक्यूल है, इधर H2O मोलेक्यूल है, यहाँ H2O मोलेक्यूल है। ऐसे H2O मोलेक्यूल्स पूरे 6.022 इंटू 10⁻23 है। मतलब इतने H2O है। मतलब कितना हो गया? 1 मोल हो गया, 1 मोल। और इस 1 मोल H2O मोलेक्यूल का अगर मास निकालेंगे तो उसे कहेंगे मोलार मास। मोलार मास। समझे? एक मोल का अगर आप मास निकालते हो तो मोलार मास समझ के चलो। समझे? इसका यूनिट आएगा वही जैसे अभी मैंने पहले बताया था, ग्राम पर मोल। और एक मोलेक्यूल का जो मास निकालोगे उसे कहोगे मोलेक्युलर मास। देखो ये सिर्फ अकेले का जो मास निकालोगे उसे कहते हैं मोलेक्युलर मास। लेकिन ऐसे एक मोल का मास निकालोगे तो उसे कहोगे मोलार मास। और इसकी जो यूनिट होगी, मोलेकुलर मास की जो यूनिट है वो वही है AMU या फिर U से रिप्रेजेंट करोगे। U को क्या कहते हैं? यहां पर डाल्टन कहते हैं या डाल्टा कहते हैं या डेल्टा कहते हैं, कैसे ही प्रोनाउंस करो मैं आपको बता देता हूं। क्या? डेल्टन या डा। ठीक है? उस सिंबल का नाम है। डा क्या है? सिंबल का नाम है। और AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। AMU जो है इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तो अभी आप ये समझे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मोलेकुलर मास क्या होता है और मोलार मास क्या होता है, ये वाली बातें समझ गए। अब हम ये समझेंगे कि इसे निकालते कैसे हैं, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, इसको समझ लेते हैं। हमने देखा कि अभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, राइट। तो आपको पता है ना हमारे पास 3 तरह का पार्टिकल्स है, एक है इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इतना होता है।
एक प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ द प्रोटॉन, वो होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट लिखा जाए तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 1.67, इसको हटा देते हैं, और 10⁻⁻24 ग्राम, ये है मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, इसी ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, इसी नंबर को बोलते हैं AMU, या फिर क्या बोलोगे, U। ये जो नंबर है वो नंबर, राइट। दूसरा जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन का जो मास है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास 3 तरह का पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6749 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसको भी अगर हम राउंड फिगर लिखेंगे तो देखो ये लास्ट के 2 हटा देंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखो ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम दिख रहा है, तो इसे भी क्या बोलेंगे, AMU, या फिर हम कहेंगे U। तो अभी हम एक समझ गए कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम है, और वैल्यू कितना आ रहा है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी को बोलते हैं AMU, या फिर आप किसे रिप्रेजेंट करोगे, U से। बराबर, समझ में आ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम ये देखते हैं कि एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो देखो हमारे पास ये एटम है समझो, और ये न्यूक्लियस हो जाएंगे, ये ऑर्बिट्स हो जाएंगे, राइट। हमें पता है कि किसी भी एटम के सेंटर में कौन होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस में कौन होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए और न्यूट्रॉन होना चाहिए, राइट। यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहना चाहिए। बाहर जो ऑर्बिट्स है उसमें होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फर्स्ट शेल में यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह का इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता था, राइट। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन के नंबर है उसी नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही होते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये जो एटॉमिक नंबर है उसको Z से दिखाते हैं। क्लियर हो गई। अब जो भी अंदर प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इस एटम का एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो एटॉमिक मास का डेफिनेशन ये हो गया कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों के मास को अगर हम ऐड करेंगे, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करेंगे, तो इस एटम का एटॉमिक मास मिल जाएगा। और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते A से, समझे। एक बात याद रखो, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी कि मैं क्लियरली कह सकता हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। से पूरा लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझा। अब अगर लेट से ये कोई एक एटम होगा जिसका मैंने कोई नामकरण दिया नहीं है, पर अगर कोई एक एटम है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि X एटम है, समझो X एलिमेंट है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इधर होगा और मास नंबर यहां होगा। यानी कि जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर होंगे वो यहां रिप्रेजेंट करेंगे, और जो प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मिलाकर आएगा वो यहां दिखेगा। समझ में आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत, पक्का समझा। तो चलो अभी आप ये देख ही चुके हो कि एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया। और इसमें AMU कौन से नंबर को कहते हैं ये समझ में आ गया। देखो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर को बोलते हैं AMU या फिर U, यूनिफाइड मास यूनिट, ये कहते हैं। क्लियर है। अब हम निकालते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सब का एटॉमिक मास निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखो अभी यहां समझते हैं।
अब मैं यहां लेता हूं, लेट्स से कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, ठीक है। कार्बन एटम यानी कि अब आपको पता है कि जो कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम मैं यहां ले लेता हूं, उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। यानी कि इसके अंदर जो प्रोटॉन के नंबर है वो 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक बात याद रखो, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो सकते हैं, पर न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा इसका जरूरी नहीं है। यानी कि प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा, लेकिन प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। अब ये है कार्बन एटम, तो कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको समझा सको इजीली। देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये इस तरह लिया, तो इसमें 6 प्रोटॉन है, तो यहाँ बना लेता हूँ कि कितना, 1 2 3 4 5 6, और न्यूट्रॉन कितने? 6, तो यहाँ 2 3 4 5 6, और इलेक्ट्रॉन 6 है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए और बाकी जो बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन वो सेकेंड ऑर्बिट में जाना चाहिए, राइट। अब मैं इस कार्बन का मास निकालूंगा, अकेले कार्बन का। तो पहले ये देख लीजिए कि मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास निकालेंगे। देखो इसमें पूरे कितने प्रोटॉन है? 6, तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन का मास यानी कि एक प्रोटॉन का मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ द न्यूट्रॉन। देखो 6 मास ऑफ द प्रोटॉन और यहाँ पर 6 मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम था, तो मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया मैंने, क्योंकि Mn और Mp दोनों सेम है, हमने पहले ही आपको यहाँ पर समझाए थे। अब ये पूरा कितना हो जाएगा? 12 Mp, राइट। देखो 12 और मास ऑफ प्रोटॉन का नंबर था 1.67 10 टू द पावर -24 ग्राम था। देखो ये जो 12 है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर को हमने क्या कहा था? AMU कहा था, तो ये हो गया 12U, ठीक है। AMU और U एक ही था। ये क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास हो गया, सिंगल कार्बन एटम का, मतलब अगर कोई सिंगल कार्बन एटम है तो उसका मास हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ 1 कार्बन एटम है ये, 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो ये हो गया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, समझे। अभी देखो ये जो एटॉमिक मास है वो सिर्फ एक कार्बन एटम का है, क्लियर। लेकिन अगर सोचो कि मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और इसके अंदर कार्बन एटम रखा है, एक कार्बन एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे बहुत सारे कार्बन एटम है। ये पूरे कितने नंबर में, इनका जो नंबर है वो आ रहा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आ रहा है, मतलब 1 मोल है ये, 1 मोल। एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन का मास कितना आ रहा है? 12U आ रहा है। दूसरे कार्बन का मास आ रहा है 12U, तीसरे का देखो 12U, मतलब एक एक कार्बन एटम का मास ही आएगा, लेकिन पूरे 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना आएगा वो हमें देखना है अभी। तो कैसे निकालेंगे हम इसका मास, टोटल इसका मास निकालेंगे। देखो मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल कार्बन एटम, तो 1 मोल में कितने लोग होते हैं? इतने लोग। तो मैं इधर लिख दूंगा कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और एक कार्बन एटम का मास कितना है? इतना है, बराबर कि नहीं। ये देखो ये वाला नंबर है, एक कार्बन, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये हुआ और इसका मतलब ये हुआ, यानी कि एक कार्बन एटम का मास इतना आ रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। समझो ये पूरे 1 मोल है, 1 मोल में कितने कार्बन एटम्स होंगे? इतने कार्बन एटम होंगे। तो एक का तो ये है, अब एक का ये है, मतलब जरा देखो कितना है ये, 12 इंटू U लिखा है ना, U मतलब ये नंबर ना,
तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। देखो ये नंबर आ रहा है एक का, तो एक का मास इतना है, दूसरा एक का मास इतना रहेगा, ऐसे पूरे कितने इतने, तो पूरे का नंबर है इतना और एक का मास जो है वो इतना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे 1 मोल कार्बन एटम का मास आ जाएगा। तो आगे देखिए 6.022 इंटू 10⁻23। थोड़ा रुको, पहले ये जो 12 दिख रहा है ना वो 12 मैं यहां लिख लेता हूं। अब उसके बाद क्या है कि देखो 6.022 और बाद में ये नंबर लेता हूं 1.67। अब उसके बाद ये 10⁻24 लिया और यहां पर 10 कितना है 23 है। अब यहां देखो 12 इंटू इस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10.05674 आएगा। आप चाहिए तो सॉल्व करो, क्योंकि सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है वो नंबर क्या आने वाला है। आप चाहे तो सॉल्व करके देखो। मतलब ये राउंड फिगर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। और देखो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो 10 सेम रहेगा। -24 + 23 कितना आता है -1 आ जाएगा, तो ये आएगा -1, राइट। और इसका यूनिट क्या है यहाँ पर ग्राम है, तो यहाँ ग्राम रहेगा। नाउ आगे देखो 12 कुछ नहीं मतलब पावर 1 होगा, 10⁻1 + 1 चला गया, बचेगा क्या ग्राम, तो ग्राम आ रहा है। ये है मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल कार्बन एटम, यानी कि 1 मोल कार्बन एटम का मास आ रहा है 12 ग्राम, जबकि एक कार्बन एटम का मास कितना आ रहा था 12 U आ रहा था। ये देखो समझ में आ रहा है, क्लियर हो गई। यानी कि एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन 12 U और 1 मोल कार्बन एटम का मास आ रहा है 12 ग्राम। अब ये 1 मोल का है इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे मोलार मास बोलेंगे, मोलार मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का मोलार मास कितना आ रहा है 12 ग्राम पर मोल। 1 मोल में इतना ग्राम होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितना मास होगा उसका 12 ग्राम होगा, एंड दिस इज कॉल्ड मोलार मास। समझ में आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब मीनिंग क्या है जरा सुनो, फिर आप बोलोगे सर फर्क क्या है, नंबर तो सेम आ रहा है। हाँ नंबर सेम आ रहा है, लेकिन यूनिट में देखो ये कितना आ रहा है 1.67 10⁻24 -24 मतलब आपको पता ना पॉइंट शिफ्ट करने का बताया गया था। अभी यहाँ पर 10⁻24 है, यानी कि इधर कुछ नहीं मतलब 0 0 0 0 रहेंगे। आप इधर शिफ्ट करो, एक बार इधर शिफ्ट किया 10⁻+1 आएगा, फिर यहाँ शिफ्ट किया 10⁻+2 आएगा। ऐसे करते करते आप 23 0 जब शिफ्ट हो जाओगे ना तब ये पावर जाएगा, यानी कि 0.00000 23 0 के बाद ये नंबर आना शुरू हो जाएगा। इतना छोटा नंबर है ये, और डेसिमल नंबर से जब इसे मल्टीप्लाई किया तो और भी छोटा हो जाएगा ये। आपको पता है ना जब डेसिमल नंबर से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू स्मॉल आ जाती, कम आ जाती, यानी कि बहुत छोटा नंबर है ये। एक कार्बन एटम का मास सिर्फ 12 U है, बहुत ही छोटा नंबर है। लेकिन जब 1 मोल कार्बन एटम लेंगे तो कम से कम 12 ग्राम आएगा। ग्राम में आ रहा है देखो, ग्राम कितना ग्राम में। तो एक बात तो पक्का है कि जब आप एटॉमिक मास निकालोगे और जब मोलार मास निकालोगे किसी भी एक एटम का, तो दोनों का नंबर सेम आएगा 12 12, लेकिन उसकी जो यूनिट है इसका U होगा और उसका ग्राम पर मोल। ये डाल्टन या डा, इसी को यूनिफाइड मास यूनिट कहते हैं, और ये ग्राम पर मोल। तो अभी एक बात याद रख लो, जो एटॉमिक मास है वही मोलार मास है, बस एटॉमिक मास का यूनिट स्मॉल u और मोलार मास का यूनिट ग्राम पर मोल। ये बात फिक्स कर लो, समझ में आ गया। चलो अभी तो आपने कार्बन के लिए देखा, अब हम क्या करेंगे नाइट्रोजन का देखते हैं और एक बार ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। समझ में आ गया। तो देखिए देखो अभी हम देखते हैं कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम लिए।
नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते, 7 इलेक्ट्रॉन होते और 7 न्यूट्रॉन होते, राइट। मतलब अगर हम इसका न्यूक्लियस निकालें और इस तरह का उसका ऑर्बिट्स अगर बना दे तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? ऐसे 7 प्रोटॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 और कितने 7 न्यूट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर 4 5 6 7 और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 7। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 5, 2 5 हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन एटम, 1 न्यूट्रॉन एटम, हाँ क्या, तो यहाँ लिखता हूँ मैं मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन एटम, 1 न्यूट्रॉन एटम। तो एक न्यूट्रॉन एटम का मास निकालना है, माफ करना, नाइट्रोजन एटम, माफी चाहता हूँ, क्या है, नाइट्रोजन एटम। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास चाहिए। तो देखो यहाँ कितना है, इधर 7 प्रोटॉन है, तो यहाँ 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। नाउ यहाँ लिखेंगे 7 मास ऑफ प्रोटॉन, 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ यहाँ पर 7 देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों सेम थे और वैल्यू आ रहा था 10⁻24 ग्राम, और यही नंबर को बोलते हैं AMU या फिर U कहते हैं, राइट। तो देखो Mn के जगह पे MP लिख दिया। अभी दोनों 7 MP मतलब क्या, 14 मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ 14 मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू कितना है वहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। नाउ ये 14 हो गया, इसी नंबर को बोलते हैं AMU या फिर AMU का मतलब ही हुआ कि U। और ये क्या है, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम है। मैं पहले इसको न्यूट्रॉन बोल दिया था गलती से, पर समझ जाओ ये है नाइट्रोजन एटम। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, और ये आ रहा है 14U आ रहा है। चलो अब इसका हम क्या निकालेंगे, मोलार मास। अगर मान के चलो कि मैंने कंटेनर लिया और उसके अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऐसे जो नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये पूरे नाइट्रोजन कितने हैं, ये है 1 मोल, 1 मोल है, मतलब कितना 6.022 10⁻23 है। तो पूरे नाइट्रोजन का 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना रहेगा वो निकालेंगे। अभी एक नाइट्रोजन का कितना है, 14U है। 14U मतलब 14 और U का मतलब देखो ये U है क्या, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गए। तो अब मुझे निकालना है कि मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास निकालना है। 1 मोल में पूरे कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। और दूसरा इसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना है, 14 इंटू 10 देखो 14, यहाँ पर 14U मतलब ये आ रहा है ना, 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो देखो यहाँ आ रहा है कि ये 14 ऐसे इधर लिख देता हूँ, बाद में दोनों नंबर को लिखा, यहाँ आ जाएगा 6.022 इंटू 10 पहले ये लिख लेता हूँ, मैंने ये लिख लिया, बाद में ये नंबर लिखता हूँ 1.67 इंटू, अब ये 10⁻24 और ये है 10 कितना 23 ग्राम। 14 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये ऑलमोस्ट 10 आ जाएगा, और -24 में से 23 जाएगा तो 10⁻1 आएगा, और बाजू का ग्राम। ये 14 है, ये कुछ नहीं मतलब पावर 1 होगा, ये दोनों चले गए तो ग्राम आ गया। और ये है मास ऑफ 1 मोल, कौन सा 1 मोल नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का इतना आ रहा है, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास अगर इतना है तो इसे कहते हैं मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। और कितना आ रहा है ये 14 ग्राम पर मोल, इतना आएगा। समझा, जो भी आप 1 मोल का निकालते हो ना उसको मोलार मास बोलेंगे। जब आप एक का निकालते हो, सिंगल एटम का निकालते हो, सिंगल एटम का निकालोगे तो उसे बोलेंगे एटॉमिक मास। क्लियर है। अगर आप सिंगल मोलेक्यूल का निकालते ना
तो उसे बोलते हैं मोलिकुलर मास। लेकिन जब भी 1 मोल का निकालते हो तो मोलार मास कहते हैं। और मोलार मास किस में आते हैं? ग्राम पर मोल में आते हैं। देखो 1 मोल में कितने ग्राम के नाइट्रोजन होंगे? 14 ग्राम के नाइट्रोजन होंगे। 1 मोल में 14 ग्राम के नाइट्रोजन होगा, राइट। और 1 नाइट्रोजन का मास इतना होगा। देखो नंबर सेम आ रहे हैं, एटॉमिक मास में यूनिट है यू और मोलार मास में यूनिट है ग्राम पर मोल। समझ रहे हैं? अगर मैं यही फंडा अप्लाई कर दूं ऑक्सीजन एटम के लिए, किसके लिए? ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहां एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। यहां लिख देंगे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, इधर हो जाएगा 8, यहां हो जाएंगे 8, इधर 8, इधर 8, यहां 8, इधर 8, कुल मिला के हो जाएगा 16 और यहां रहेगा 16, इधर आ जाएगा 16, इधर आ जाएगा 16 और यहां आ जाएगा 16। यानी कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम है ना, इतना आ रहा है। और वही मोलार मास लिया होता, यहां ऑक्सीजन हो जाता, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जितने भी आपको नाइट्रोजन दिख रहे थे उसके जगह पे ऑक्सीजन, तो कितना आता? एक ऑक्सीजन का मास हो गया 16 यूनिफाइड मास यूनिट, राइट। तो यहां आ गया 16। जब उसका आप क्या निकालते हैं? मोलार मास निकालोगे तो 1 मोल में तो उतने ही नंबर होंगे जितना पहले थे, मतलब मोल का नंबर तो फिक्स है ना, मोल तो इतने ही रहेंगे। आप यहां पर क्या करोगे? एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते, यहां ऐसे मल्टीप्लाई करते तो इधर आ जाता 16 ग्राम पर मोल। देखा, सिंपल कर दिया। समझ गए आप मेरी बात? तो अब पूरी कहानी में हमने क्या समझा जरा देख लो। हम एक टेबल बना देते आपको और यहां समझा देते कि हमने पढ़ा क्या है। देखो मैं इसको निकाल देता हूं जरा हल्का सा। हमने यहां पर जो समझा है ना, जो जो चीजें समझी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि यहां पर एटम्स, ठीक है। हम यहां बता रहे कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और यहां देखेंगे मोलार मास, मोलार मास। और देखो जो यहां लेंगे ना, इधर अभी कार्बन लिया मैंने, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, उसका एटॉमिक मास कितना आ रहा था? 12U, और मोलार मास आ रहा है 12 ग्राम पर मोल, है ना, क्योंकि इसका किस में यूनिट होगा? ये U में आएंगे और ये ग्राम पर मोल में आएगा, राइट। दूसरा देखो नाइट्रोजन देखे हमने, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर था 7 और उसका एटॉमिक मास आ रहा था 14U और मोलार मास आ रहा था 14 ग्राम पर मोल, राइट। जैसे हमने दूसरा देखी, अभी कार्बन देखा, नाइट्रोजन देखा, ऑक्सीजन देखे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आता है 8 और एटॉमिक मास था 16U, मोलार मास है 16 ग्राम पर मोल। समझ रहे हो? वैसे अगर आप हाइड्रोजन का निकालते तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर आता है 1U, एटॉमिक मास, सॉरी माफ करना, एटॉमिक मास आता है 1U और मोलार मास आता है 1 ग्राम पर मोल। जैसे सल्फर देखेंगे, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और उसका आएगा 32U और आएगा 32 ग्राम पर मोल। क्लियर हो रही है? ऐसे आप सबका निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं कुछ बातें यहाँ पर एक्स्ट्रा बता के रखता हूँ। जैसे मान के चलो कि कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होती है और उसका आता है 40.1U और यहाँ 40.1 ग्राम पर मोल, ठीक है। हालांकि राउंड फिगर हम 40 लेते हैं तो 40 लिखते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है लेकिन उसका आता है यहाँ 23U और यहाँ 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ लीजिए। तो जो भी हमने पढ़ा ना, वहां पर हमने ये देखा कि जो एटॉमिक मास है
और मोलार मास है वो कैसे निकालते हैं उसका पूरा हमने पढ़ लिए, अभी चार्ट बना दिया है ना। अब एक बात नोटिस करोगे ज़रा, बहुत सारे एलिमेंट्स में शुरुआत में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो उसका एटॉमिक नंबर है ना उसका डबल करो, उसका एटॉमिक मास आ गया, और जो एटॉमिक मास है उसको यूनिट लगा दो ग्राम पर मोल, मोलार मास आ गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को। यहाँ देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, उसका डबल करो 14, और वो भी तो 14 रहेगा, बस ये U और वो ग्राम पर मोल, एकदम छोटा नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है ना। ऑक्सीजन का देखो एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, डबल करो 16, और यहाँ 16 ग्राम पर मोल। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, डबल करो 32, देखो वो भी वही आ रहा है। सबका नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत में मैक्सिमम एटम्स के आपको ऐसे देखने को मिल जाता है, तो याद रखना है तो अब ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। तो ये हो गया, हम आगे बढ़ते हैं और अभी मोलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। देखो अभी हम समझते हैं मोलिक्यूल के बारे में। अब मुझे निकालना है मोलिकुलर मास निकालना है। अब इससे पहले हम क्या कर रहे थे, एटम का मास निकाल रहे थे, तो उसे हमने कहा एटॉमिक मास, और उसका भी मोलार मास निकालें। वैसे मोलिक्यूल का भी देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने H2O लिया, ठीक है, H2O मोलिक्यूल है, तो अब मुझे निकालना है कि मास ऑफ H2O मोलिक्यूल, इसका मास निकालना है। तो जरा देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था 1 था, अभी अभी हमने चार्ट दिखाया था आपको, राइट। एक चाहिए तो एक काम करो, यहाँ याद रख लो आप, हाइड्रोजन का हमने देखा 1 AMU यानी कि 1 U, दूसरा हमने ऑक्सीजन का देखा था 16 U, नाइट्रोजन का हमने देखे 14 U, ये है 14, ये U, मेरा U और 4 दोनों सेम लग जाता है ना इसलिए। नेक्स्ट हमने सल्फर देखा 32, सॉरी सल्फर का हाँ बराबर 32 U देखे। नेक्स्ट कार्बन का हमने देखा 12 U, ठीक है। वैसे अगर हम सोडियम का देखेंगे तो 23 U, राइट। वैसे आप क्लोरीन का देखोगे तो 35.5 U हो जाएगा। अगर आप कॉपर का देखोगे तो इसका होगा 63.5 U हो जाएगा, ठीक है। ये सारे जितने भी हमें पता है वो बता दे रहे हैं। यहाँ कैल्शियम का है तो क्या है 40.1 U हो जाएगा, मतलब इसको राउंड फिगर 40 ही लिखा जाता है, तो 40 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 40 U, ठीक है। वो सारी बातें आपको पता रहना चाहिए और हमने पहले निकाल लिया है उसको। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ H2O मोलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन का 1 आता है प्लस यहाँ पर 1, 1 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये हो गया 2 1 से 2 और ये हो गया 16, यानी कि ये आ रहा है 18, और ये 18 क्या U आएगा, क्योंकि हम एक मोलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं, सिर्फ एक का। तो ये आ रहा है मास ऑफ, देखो मास ऑफ 1 H2O मोलिक्यूल, के 1 H2O मोलिक्यूल एक है। ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूँ इसमें फोकस करो, मास ऑफ 1 H2O मोलिक्यूल। लेकिन अगर सोचो मैंने यहाँ कंटेनर लिया और इधर H2O एक लिया, दूसरा H2O है, तीसरा H2O है, ठीक है, और यहाँ ऐसा बहुत सारे H2O है। अब एक बात याद रखो, मास ऑफ 1 H2O मोलिक्यूल यानी कि एक H2O मोलिक्यूल का मास है, इसी को कहते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्योंकि एक मोलिक्यूल का मास है वो, इसलिए मोलिकुलर मास। अब यहाँ देखो पूरे कितने 1 मोल है, ये H2O पूरे कितने 1 मोल, मतलब कितना होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, ये 1 मोल है। अब इसका मास निकालना है, तो एक बात सिंपल याद रख लो, अभी जब भी आप एक मोलिकुलर मास निकाल लिया ना, तो इसका जो मोलार मास आने वाला है वो वही नंबर आएगा जो पहला आया था। अब इसका मोलार मास क्या लिखूंगा, मोलार मास ऑफ H2O मोलिक्यूल, तो जो उसका मोलिकुलर मास है वही ये आएगा 18, बस फर्क इतना है कि ग्राम पर मोल यूनिट आ जाएगा।
आप सॉल्व करोगे तो भी वही आने वाला है। आप कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, आप इसका 6.022 इंटू 10⁻23 लिखते हैं और आप ये लिखते हैं 18u। तो यहाँ 6.022 इंटू 10⁻23 18 और u का मतलब 1.67 इंटू 10⁻24। फिर ये ग्राम, इसको पूरा सॉल्व करते तो क्या आता, ये और ये सॉल्व करके 10 आ जाता, इन दोनों को सॉल्व करके 10⁻1 आता और ये 18 आता, मतलब आपको 18 ग्राम पर मोल ही मिलने वाला है। तो सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा, बस इतना समझो कि जो एक मोलिक्यूल का मास आ रहा है वैसा ही एक मोलार मास आएगा, बस यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल होगा, और ये क्या यू होगा। समझ गए। जैसे हम निकालते कि यहाँ पर CO2 का निकालते, तो यहाँ लिखता हूँ, इधर देखो मास ऑफ CO2 मोलिक्यूल। तो देखो इसमें कितने, एक कार्बन है प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन। एक कार्बन का कितना होता है, कार्बन का है 12, तो यहाँ पर 12 और 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये 12 और ये हो जाएगा 32, मतलब 44u। इसे क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास बोलेंगे। मास ऑफ 1 CO2 मोलिक्यूल है, एक CO2 मोलिक्यूल है, इधर लिख देता हूँ 1 CO2 मोलिक्यूल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ऑफ CO2, एक CO2। लेकिन अगर यही CO2 एक मोल होते, CO2 ऐसे पूरे कितने, एक मोल होते। एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतने लोग होते। तो इसका मास क्या आता, इसका मास आता 44 ग्राम पर मोल। जो ये नंबर है वही नंबर आता, और हम इसे क्या बोलेंगे, मोलार मास ऑफ CO2। समझा, क्लियर हो गई बात। नंबर वही आएगा, बस यूनिट अलग आएगा, क्योंकि मोलार है, मोल है, मतलब ग्राम में आएगा। ज्यादा हो गया ना, वो इतने लोगों का मास निकालना है तो ग्राम में आएगा, और ये अकेले का निकालना है तो यू, इसका यूनिट क्या है यू, और यू बहुत छोटा यूनिट है कि नहीं, समझ में आ रहा है। दूसरा आप किसी का भी निकालो, जैसे ऑक्सीजन का निकाल के देख सकते हो। अब मैंने ऑक्सीजन एटम का उधर दिखाया है ना आपको, ऑक्सीजन मोलिक्यूल का भी निकाल के देख सकते हैं। देखें, जैसे कि यहां पर मास ऑफ 1 O2 मोलिक्यूल, 1 O2 मोलिक्यूल, एक O2 मोलिक्यूल का, यानी कि आप O2 का निकालोगे, कितना ऑक्सीजन है इसमें, 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का कितना आ रहा था, 16u आ रहा था, तो ये हो जाएगा 16u, मतलब आ जाएगा ये 32u। तो याद रखो O2 मोलिक्यूल का मास कितना आ रहा है, 32u। उसका मोलार मास आ जाएगा, मोलार मास ऑफ O2 कितना है, 32 ग्राम पर मोल आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अभी हमने कितने का देखा, हमने CO2 का देखे, हमने H2O का देखा, हमने O2 का भी देखा। अभी एक टर्म पढ़नी पड़ेगी आपको, जो कि आपके लिए थोड़ा नया है, और वो है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, देखो अभी इसे हम क्या बोल रहे थे, मोलिकुलर मास। एक का निकालेंगे तो मोलिकुलर, क्योंकि ये मोलिक्यूल है ना, ये भी तो मोलिक्यूल है, ये भी तो मोलिक्यूल है, तो मोलिकुलर, एक मोलिक्यूल का जब मास निकालेंगे तो उसे कहते हैं मोलिकुलर मास कहते है कि नहीं। अब फॉर्मूला मास क्या है जरा समझना होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम सोडियम ले रहे हैं, ठीक है, सोडियम, और दूसरा है क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होते हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन फिल करने का टाइम आता है तो 2 8 1 हो जाएगा, और क्लोरीन का जब देखोगे तो 2 8 7 हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पढ़ाते, रुको, हाँ थोड़ा जगह बना लेते, इसको हटा लेते। देखो अब ये जो सोडियम है ना, मैं सोडियम को यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं सोडियम लिया, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, ऐसे ले लिया। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर देखो, देखो ये जो है ना सोडियम एटम है, ये दिस इज एटम,
और ये क्लोरीन एटम है, ठीक है। सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना 11 आ रहा है, मतलब इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स होंगे, बाकी के क्या रहेंगे न्यूट्रॉन्स होंगे। अब जगह कम है तो मैं सब भर के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, सेकेंड में देखो 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन गया। क्लोरीन में, क्लोरीन के यहाँ न्यूक्लियस में पूरे 17 प्रोटॉन्स होंगे और बाकी के न्यूट्रॉन्स होंगे, तो मैं ऐसे थोड़ा दिखा दिया। जगह कौन भरता बैठेगा, समझ जाओ आप बस। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 17। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। तो देखो दूसरे में 8, यानी कि अभी 4 हो चुके हैं, 5 6 7 8 हो गया। और लास्ट जो शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन आपको पता है कि जब उसका स्ट्रक्चर देख रहे हो तो अब इस एटम का जो वैलेंस शेल है, लास्ट शेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम रूल्स कैसे पढ़ते थे कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एटम स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो ये जो आपको दिख रहा है सोडियम, सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा तो इसका लास्ट शेल क्या बन जाएगा, ये, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये सोडियम 2 8 से रह जाएगा और क्लोरीन 2 8 और 8 हो जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहां चला जाएगा तो 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। तो ये सोडियम एटम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहां दे देता है, यानी कि डोनेट कर देता है। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया और इधर आ गया, राइट, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है अभी, मतलब यहां का जगह खाली हो गया, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसलिए इसका जगह खाली हो गया। खाली जगह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन आया है मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। तो अब ये बन जाएगा क्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस, बराबर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पहले इसका नाम था सोडियम एटम, अब ये हो गया सोडियम कैटायन। देखो ये पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं यहाँ पर, तो इसे कहते हैं सोडियम कैटायन, ठीक है। अब क्लोरीन पहले क्लोरीन एटम के नाम से था, लेकिन अब बन गया उसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गया क्लोरीन आनायन, क्लोरीन आनायन, ठीक है। जिसके एटम के ऊपर अगर चार्ज आ गया तो उसको आयन बोलते, आयन चार्ज। लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए कैटायन, नेगेटिव इसलिए आनायन। अब कैटायन आनायन बन गए, यानी कि एक बन गया पॉजिटिव वाला और दूसरा बन गया नेगेटिव वाला। इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये पॉजिटिविटी क्रिएट कर लिया, ये नेगेटिविटी क्रिएट कर लिया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में ना अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन करके पास में आ जाएंगे और एक कंपाउंड बन गया NaCl, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। अब एक बात याद रखो, इन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं है, इसमें बॉन्ड नहीं है, ये तो अट्रैक्शन करने की वजह से पास में आए हुए हैं। जबकि अगर आप देखोगे जैसे O2 हमने देखा तो इसमें ना O और O के बीच में बॉन्ड था। अगर आप HCl देखोगे तो H और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनी हुई है बॉन्ड। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। सोडियम ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया और पॉजिटिव बन गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और नेगेटिव बन गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये पास में आ गए।
और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। समझा? दिस इज अ आयोनिक कंपाउंड। या आयोनिक, अभी देखो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा एटम है ना, तो हम क्या बोलते हैं? मोलेक्यूल बोलते हैं। तो ये कौन से मोलेक्यूल है? ये आयोनिक मोलेक्यूल है। मतलब इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स बना है। समझा? अब जब इसका मास आप निकालोगे ना, तो इसके मास को मोलिकुलर मास नहीं बोलोगे, मोलार मास, सॉरी मोलिकुलर मास नहीं बोलोगे, फॉर्मूला मास बोलोगे, फॉर्मूला मास बोलोगे। समझ में आ गया? अभी तक जैसे हम इसका मास निकाले तो उसका हमने क्या कहा? मोलिकुलर मास। और अगर एक मोल का निकालेंगे तो मोलार मास, इस अकेले का मास निकालेंगे तो मोलिकुलर मास का, और अगर एक मोल का निकालेंगे तो मोलार मास का। जैसे ये भी तो एक मोलेक्यूल ही है ना, है तो मोलेक्यूल, लेकिन आयोनिक बॉन्ड से बना हुआ मोलेक्यूल है। और जो मोलेक्यूल आयोनिक बॉन्ड से बनी हुई है, जो मोलेक्यूल आयोनिक कंपाउंड है, उसके मास को बोलते हैं फॉर्मूला मास। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला मास कोई नई चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस ऐसा मोलेक्यूल जिसमें आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? अब मैं इसका मास निकालता हूं। देखो NaCl का मास निकाल लेते हैं। इसमें कितने? एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। एक सोडियम का कितना होता है? 23, राइट? मतलब 23.0 मतलब 23। और एक क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। देखो यहाँ पर लिखा है हमने, क्लोरीन का इतना होता है और सोडियम का कहाँ चला गया? सोडियम का देखो इधर ही है ना। तो क्लोरीन का डायरेक्ट लिखता हूँ ना यहाँ पर। देखो एक सोडियम है मतलब 23 और एक क्लोरीन है यानी कि 35.5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 और ये 8, यहाँ पर 58.5 U। ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? मोलिकुलर मास है, पर ये आयोनिक बॉन्ड का है, आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास। ठीक है? अब इसका मोलार मास कैसे आएगा? मोलार मास मतलब क्या कहा हमने? देखो अब अगर ये जो मैंने कंटेनर लिया, इसके अंदर NaCl एक यहां है, दूसरा NaCl यहां है, तीसरा NaCl यहां है। इस तरह का NaCl कितने? पूरे 1 मोल है, मतलब 6.022 10⁻23 है। तो इसका जब मास निकालोगे तो कितना आएगा? इतना ही आएगा, 50 है इसका मोलार मास। मोलार मास ऑफ NaCl तो कितना? 58.5 ग्राम पर मोल आएगा। ये इसका यूनिट U था, इसका ग्राम पर मोल, और ऐसे निकालोगे आप। तो अभी आप समझ गए फॉर्मूला मास क्या होता है ना? जो आयोनिक कंपाउंड है जिसका आप मास निकालोगे उसे कहते हैं फॉर्मूला मास। और बाकी जितने भी मोलेक्यूल है उन सबका अगर आप मास निकालोगे तो मोलिकुलर मास। और जितने भी मोलेक्यूल के आप अगर 1 मोल के मास निकालोगे तो मोलार मास, राइट? अभी हमने जो देखा ना, उसका एक चार्ट बना लेते हैं और मैं आपको उसका दिखा देता हूं। देखो अगर हमने यहां पर ऐसे लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेट्स से यहां पर कोई होगा मोलेक्यूल और हम यहां निकालेंगे मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, या फिर हम फॉर्मूला मास भी लेंगे, फॉर्मूला मास। और दूसरा यहां पर होगा मोलार मास, मोलार मास। अभी हमने देखे थे इससे पहले H2O मोलेक्यूल देखे, उसका मास आया था 18U और उसका मोलार मास आ गया 18 ग्राम पर मोल। इसका मोलिकुलर मास था 18U और मोलार मास है 18 ग्राम पर मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का देखे थे, कितना आ रहा था? 44U आ रहा था और मोलार मास आ गया 44 ग्राम पर मोल। ठीक है? अभी इसके बाद और क्या देखा हमने? हमने देखा शायद अभी NaCl का देखा ना,
NaCl क्या है, एक मोलिक्यूल है, लेकिन इसका क्या आएगा, फॉर्मूला मास आएगा। क्या आएगा, फॉर्मूला मास। कितना आ रहा था, 58.5 U, तो इसका आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। हमने O2 मोलिक्यूल देखे थे, O2 का आ रहा था 32 U और ये आ रहा था 32 ग्राम पर मोल। तो आप ऐसे सबका निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो, जो आपको जिसका निकालना है उसका निकाल सकते हो, राइट। मैं आपको थोड़ा ये एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ, ज़रा देखो। जैसे इसको हटा लेते, देखो देखिए, अभी हम क्या पढ़े थे, फॉर्मूला मास पढ़े ना। फॉर्मूला मास में एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर CuNO3 ट्वाइस। अब इसमें होता क्या है कि देखो, कॉपर है ना 2+ चार्ज कैरी करता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया रहता है, तो 2+ चार्ज आया हुआ रहता है। और NO3 एक है जो इसके ऊपर माइनस चार्ज कैरी होता है, और ये NO3 है, इसके ऊपर माइनस चार्ज। मतलब कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया रहता है, तो ये 2+ बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया इसलिए 1 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया इसलिए 1 माइनस। अब इनके बीच में देखो ये कंपाउंड बनाया अभी, ठीक है, समझा क्या। अब ये क्या बन गया, ये आयोनिक कंपाउंड है, तो इसका जो हम मास निकालेंगे उसे क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। आपको चाहे तो ये स्ट्रक्चर आपको आगे आके पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, जैसे यहाँ हो गया नाइट्रोजन और इधर बन गया डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ O है। इधर नाइट्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ O, इधर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। और ये जो ये दिख रहा है ना, इसका नाम है यहाँ पर कॉपर 2 नाइट्रेट, ठीक है। ये जब आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे, तो जब आप स्पेशली वहाँ पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ोगे, तभी आप इस फॉर्मूला को पढ़ने वाले हो। तो खैर जो भी हो तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि इसके अंदर क्या हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। तो इसका जब आप मास निकालोगे ना, तो उसका मास आएगा फॉर्मूला मास। और कैसे आएगा, देखो कितने यहाँ पर, मास ऑफ CuNO3 ट्वाइस, और ये कौन सा है, मोलिकुलर मास है ना, मोलिकुलर मास। कितने कॉपर है, एक कॉपर है, एक कॉपर, और देखो 2 बाहर हो गया ब्रैकेट के बाहर। अब एक नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन प्लस कितने, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ये कॉपर है, कॉपर का कितना था, 63.5 था, ये 2 बाहर रहेगा। एक नाइट्रोजन का था 14 है ना, और 3 एक ऑक्सीजन का था 16, तो ये हो जाएगा 63.5 प्लस 2, ये देखो ये 14 और ये हो जाएगा 48। तो नाउ 63.5 प्लस 2, यहाँ पर 8 प्लस 4 12, 1 4 प्लस 1 5 और एक 6, 62 हो जाएगा। तो ये 63.5, यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। अब ये 124 और ये आ रहा है 63.5, तो यहाँ पर 0.5, ये आ जाए 7, ये 187.5, तो 187.5 ग्राम, सॉरी ये आ गया U। और ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ, माफ करना, इसको मोलिकुलर मास नहीं बोलेंगे, फॉर्मूला मास बोलेंगे। मास ऑफ दिस है ना, तो ये आ रहा है फॉर्मूला मास। तो अब हम बोलेंगे कि फॉर्मूला मास ऑफ CuNO3 ट्वाइस कितना आ रहा है, 187.5 U। आप समझ गए, मैं मास ऑफ CuNO3 ट्वाइस का निकाला और उसका आंसर इतना आ रहा है। इस आंसर को हम बोलेंगे फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास नहीं बोलेंगे। सॉरी, माफी चाहता हूं, मैंने इधर मोलिकुलर लिख दिया था, पर मोलिकुलर मास नहीं होगा, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, समझ रहे हो। और जब इसका 1 मोल का निकालोगे, मतलब ऐसे जैसे हमने यहां रखा, इधर CuNO3 ट्वाइस 1 हो गया, CuNO3
ट्वाइस दूसरा हो गया, CuNO3 ट्वाइस तीसरा हो गया। ऐसे पूरे कितने, 1 मोल है, मतलब 6.022 10⁻23 है। इतने लोग रहेंगे तो इसका जो मास आएगा उसे क्या बोलेंगे, मोलार मास। एंड मोलार मास ऑफ CuNO3 ट्वाइस इज 187.5 ग्राम पर मोल। जो ये नंबर आ रहा है वही नंबर आएगा, बस 1 मोल का निकाल रहे हो इसलिए ग्राम पर मोल। आप समझ गए। तो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो कौन से थे, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास एंड मोलार मास। इन सारे टॉपिक को हमने कवर किया है। इसका 2 पार्ट बनेगा, आज का ये पार्ट 1 है और आज के पार्ट 1 में ये टॉपिक कवर किए। अब आगे आके इसकी बेसिक के साथ जोड़कर हम आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। तो तब मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।